अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में AS9 को शुरू किया था, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, और ये बहुत ही छोटा सा AS था जो कि हमारा आधे घंटे के अंदर ही ख़त्म हो गया था। वन शॉट वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा AS9 आप लोगों को समझाया था, एक एक चीज़ बताई थी AS9 की, पूरा नोट्स को लिखवाया था और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा एंट्री वेंट्री के साथ जो है सिखाया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ICAI का पूरा क्वेश्चन, AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन का, और बहुत ही अच्छे से लिख लिख कर एक एक क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहले वाला वन शॉट वीडियो AS9 का नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से ज़रूर देख ले। 30 मिनट से होगा मुश्किल का वीडियो, 30 मिनट से ज़्यादा वो 30 मिनट का होगा। तो पहले जाकर उस वीडियो को देख ले, उसके बाद जो है आप लोग यहाँ आ जाएं। जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उनका पूरा क्वेश्चन खुद ब खुद बन गया होगा, इसीलिए सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 जो है MCQ का। Which of the conditions mentioned below must met to recognize revenue from the sale of goods? गुड्स सेल हुआ, बोल रहा कौन कौन सा कंडीशन इसमें से फुलफिल होगा। तो हम लोग जो है गुड्स जो बिका उसका रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो पहला, द एंटिटी सेलिंग डज नॉट रिटेन एनी कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ओवर द गुड, यानी कि जो कंपनी ने गुड्स बेचा उसका अब कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा गुड्स पे, सही है। व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच्ड टू बायर, यानी कि गुड्स जो है डिस्पैच कर दिया गया बायर को, ठीक है, ये भी सही है। रिवेन्यू कैन बी रिलायबली मेजर्ड, नहीं, ये तो कहीं भी हम लोगों ने कंडीशन में नहीं पढ़ा था। द सप्लायर इज पेड फॉर द गुड्स, ये भी हमने कंडीशन में नहीं पढ़ा था। इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट द बायर विल पे फॉर द गुड्स, यह पक्का है, सर्टेन मतलब पक्का है कि बायर जो है गुड्स के लिए पे करेगा, ये भी था रीजन। द बायर हैज पेड फॉर द गुड्स, नहीं। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन का कंडीशन बताया था इन केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड में, तो पहला कंडीशन क्या था, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, मतलब कोई भी शक शुबा नहीं होना चाहिए कि कितना पैसा मिलेगा और उसके अल्टीमेट कलेक्शन से रिलेटेड। दूसरा था प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए किसको, बायर को। तो उसी से रिलेटेड यहाँ जो मिलता जुलता जो हमारा ऑप्शन है, एक तो पहला ये हो गया कि एंटिटी का जो अब कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा किस पर, गुड्स पे, वो किसके पास चला गया इन्फ्लुएंस, अब बायर के पास चला गया। और गुड्स क्या हुआ, डिस्पैच्ड हो गया, यानी कि डिलीवर्ड हो गया है, और यह पक्का है कि बायर जो है पे करेगा गुड्स के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन कौन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 5। तो इसी तरीक़ा से 1, 2, 5 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ है, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय इन्वेंट्री इज हेल्ड बाय वन पार्टी बट ओन्ड बाय अनदर पार्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट द इन्वेंट्री इन क्वेश्चन इज कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। तो देखो, कंसाइनमेंट में बेसिकली क्या होता, कोई एक कंपनी होता, MS लिमिटेड मान लो एक कंपनी है। ये मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि ये जो है सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पर कोई मिस्टर एक्स है, ये एजेंसी ले रखा MS लिमिटेड का, तो ये क्या करेगा, मिस्टर एक्स, ये MS लिमिटेड मिस्टर एक्स को जो है क्या देगी, सीमेंट देगी बेचने के लिए, और मिस्टर एक्स क्या करेगा, सीमेंट बेचेगा, और जो भी रेवेन्यू आएगा, जो भी सीमेंट बेच के पैसा आएगा, इसका ग्रॉस कलेक्शन मान लो 1 करोड़ का ये बेचता है सीमेंट, तो इस 1 करोड़ पे जो भी परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलेगा, मान लो मिस्टर एक्स को 5% कमीशन मिलता था, तो 5 लाख का कमीशन जो है इसके लिए होगा रिवेन्यू। मिस्टर एक्स ये एजेंट है, एजेंट के लिए रिवेन्यू क्या होता है, ये 5 लाख का। और क्या होगा, जो भी प्राइस वगैरह फिक्स करेगा कि सीमेंट कितना में बिकना चाहिए नहीं बिकना चाहिए, वो कौन करेगा, ये प्रिंसिपल करेगा, ना कि एजेंट। वो कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा, यानी कि MS लिमिटेड। मिस्टर एक्स क्या करेगा, जो प्राइस तय किया गया प्रिंसिपल के द्वारा यानी कि MS लिमिटेड के द्वारा, उस प्राइस में सीमेंट को बेचेगा। तो यहाँ पे चलो देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। मैन्युफैक्चरर कैन नॉट रिक्वायर द डीलर टू रिटर्न द इन्वेंट्री, डीलर हैज द राइट टू रिटर्न द इन्वेंट्री, ये भी नहीं। मैन्युफैक्चरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइसिंग ऑफ गुड्स,
एंड एनी चेंजेज इन द प्राइसिंग कैन ओनली बी अप्रूव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। कोई भी चेंज होगा प्राइस वगैरह में तो उसको अप्रूव कौन करने वाला है? मैन्युफैक्चरर ही करने वाला है, ना कि उसको एजेंट करेगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है इसका सही है। आते हैं 3 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन क्वालिफाई एज अ रेवेन्यू फॉर MSAB एंटरप्राइजेज? सेल ऑफ 20 लाख मेड अंडर कंसाइनमेंट सेल। अच्छा, 20 लाख का सेल किया अंडर कंसाइनमेंट सेल, क्या ये रेवेन्यू हो गया MSAB के लिए? नहीं। ये कंसाइनमेंट में मैंने पहले यहाँ पे बताया कि रेवेन्यू क्या होता, उसका जो कमीशन होता वो होता रेवेन्यू, ना कि उसका ग्रॉस कलेक्शन। तो ये तो नहीं है रेवेन्यू। सेल ऑफ एन ओल्ड मशीन अमाउंटिंग टू 5 लाख, 5 लाख का मशीन बेच दिया, पुराना मशीन था, अब यूज में नहीं आ रहा होगा इसीलिए बेच दिया, क्या ये रेवेन्यू है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है। इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया पिछले लेक्चर में। अब सी ऑप्शन क्या? सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल्स रिकॉर्ड इज 50,000। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है सर्विस प्रोवाइड किया गया और उससे जो है 50,000 का रिवेन्यू आया है। सेल का मतलब मैंने पहले ही बताया था रेवेन्यू होता, चूँकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है इसीलिए ये हमारा क्या माना जाएगा? रेवेन्यू माना जाएगा और इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर डी में सेल ऑफ 25 लाख मेड अंडर कंसाइनमेंट सेल, तो ये तो पहले ही बोला कि ये जो है हमारा रेवेन्यू नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। चौथा क्वेश्चन है, दी अकाउंटिंग क्लब हैज 100 मेंबर्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल मेंबरशिप ऑफ 5,000, यानी कि 100 मेंबर है और एनुअली जो है 5,000 जो है ये पे करेंगे। तो ये टोटल कितना एनुअली पे करेंगे? 5 लाख। ड्यूरिंग द करंट ईयर ऑल मेंबर्स हैव पेड द फी, however 5 members have paid the amount of 10,000 each ऑफ दीज 3 मेंबर्स, जिनमें से 5 मेंबर ने जो 10-10 हज़ार पे किया तो उनमें से 3 मेंबर्स पेड द करंट ईयर फी, 3 मेंबर जो है वो तो करंट ईयर का फी पे किए 5-5 हज़ार, एंड ऑल्सो द प्रीवियस ईयर ड्यूज, और जो प्रीवियस ईयर का ड्यू होगा मान लो 5-5 हज़ार तीनों ने वो पे किया। रिमेनिंग 2 मेंबर्स हैव पेड द नेक्स्ट ईयर्स फी ऑफ ₹5,000 इन एडवांस। रेवेन्यू फ्रॉम मेंबरशिप फी फॉर द करंट ईयर टू बी रिकॉग्नाइज। तो करंट ईयर का कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ? करंट ईयर का तो 100 मेंबर था और 5,000 हर मेंबर से लेना, तो करंट ईयर का जो रिकॉग्नाइज होगा वो होगा 5 लाख, नॉर्मल सा बात है। तो ये 5 लाख जो है करंट ईयर का रिकॉग्नाइज होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, FlixNet International offer a subscription fee model to allow the paid subscriber an annual viewing of movies, sports event and other content. It allows users to register for free and have access to limited content for 1 month without any charges. The customer has a right to cancel the subscription within a month's time but is required to pay for 1 year subscription after the period। बोल रहा है कि अगर मान लो ये FlixNet है, मान लो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स एक तो सब जानते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है बहुत सारा मूवी वगैरह स्पोर्ट इवेंट वगैरह दिखाया जाता है। तो उसमें क्या है, ये बोल रहा है कि 1 महीना का सब्सक्रिप्शन फ्री देगा। ठीक, 1 महीना का सब्सक्रिप्शन क्या करेगा? फ्री देगा। उसके बाद जो है आपको 1 साल, पूरे 1 साल के लिए जो है आपको इसका पैसा पे करना पड़ेगा इस सब्सक्रिप्शन के लिए। आप जो 1 महीना के अंदर अंदर मान लो आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल भी कर सकते हो। XY हैज सब्सक्राइब्ड फॉर फ्री व्यूइंग ऑन 1 मार्च 2001। XY ने क्या किया? सब्सक्राइब किया 1 मार्च 2001 को FlixNet का सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक, फ्री वाला 1 महीना वाला, और 1 महीना के बाद ही हैज़ अग्रीड टू पे दी एनुअल मेंबरशिप एंड हैज़ पेड ₹1200 और 1200 रुपया पे किया 31 मार्च 2001 को, यानी कि 1 महीना बाद जो वो सब्सक्रिप्शन ले लिया है। फॉर द सब्सक्रिप्शन डैट इज वैलिड अप टू 31 मार्च 2002, जो कि अगले 12 महीना के लिए वैलिड रहेगा, 1 साल के लिए। रेवेन्यू दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय FlixNet फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। अच्छा, 31 मार्च 2002 को जो है वो कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा? तो 1200 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि 31 मार्च 2002 तक के लिए जो उसके पास जो है 1200 जो है उसका रेवेन्यू आया। जैसे मान लो ये 31 मार्च तक तो फ्री था, तो पैसा कब से लगा? 1 अप्रैल 2002 से 1 अप्रैल 2002 से लगा है 31 मार्च 2002 तक का, 31 मार्च
2002 तक का। इस साल का रिवेन्यू हुआ कितना, 1200। तो इस साल का रिवेन्यू 1200 रुपया जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये था हमारा MCQ का क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और अब हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। GH मैन्युफैक्चर्स एंड सेल टेलीविजन। GH मैन्युफैक्चर भी कर रहा और बेच भी रहा टेलीविजन। द टेलीविजन्स आर शिप्ड टू द कस्टमर बाय सी। In order to transfer risk related to the shipment of the television, GH also gets an insurance coverage for the goods while they are in transit from the factory to customer's location. The insurance policy will reimburse GH for the value of the goods in the event of loss or damage arising any time up to these goods reaching the customer's location. The legal title passage when the goods arrive at the customer's premises 1 month later. When should entity GH recognize revenue in the books? बोल रही है GH क्या करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और बेचती भी है टेलीविज़न। तो जो उसका शिपमेंट है, यानी कि जो कस्टमर है उसका ऐसा जगह, यानी कि मान लो यहाँ पे क्या GH है और इधर समंदर है और समंदर के इस तरफ क्या उसका कस्टमर है। अब ये जो है GH को ऑर्डर किया हुआ, GH जो है इसको गुड्स भेज रही है, यानी कि यहाँ से शिपमेंट करेगी तो 1 महीना का टाइम जो उसको इस बोट पे लगेगा और उसके बाद जो है ये बोट 1 महीना बाद पहुँचेगा कस्टमर के लोकेशन पे। तो GH ने क्या किया, अपना सामान इस बोट पे लोड करवा दिया है और इंश्योरेंस ले लिया है, इस सामान का इंश्योरेंस ले लिया है। और इसके पास ये जो कस्टमर है इसके पास ऑनरशिप यानी कि लीगल टाइटल तभी पास होगा जब ये सामान इसके पास यानी कि इसके प्रीमाइसेज यानी कि लोकेशन पर पहुंच जाएगा। कब पहुंचेगा, 1 महीना के बाद। तो बोल रहा है कि व्हेन शुड एंटिटी GH रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन द बुक्स। तो GH कब रिकॉग्नाइज करेगा रेवेन्यू को अपने बुक में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 कंडीशन था, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, और दूसरा कंडीशन था प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि ऑनरशिप जब पास हो जाएगा तब रिकॉर्ड करेगा क्या, रेवेन्यू अपने बुक में। तो चलिए इसको लिख कर जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 6। सबसे पहले क्या देंगे, ज्ञान देंगे। क्या ज्ञान में क्या देंगे, क्या कंडीशन है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का, तो सबसे पहले वो लिखते हैं। तो चलिए क्या कंडीशन है, whenever an entity sold goods, revenue will be recognized when following condition fulfilled. Revenue will be recognized when following condition will be fulfilled. When following conditions will be fulfilled, जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो ही क्या करेगी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी कोई भी कंपनी। तो उसमें पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन यही था, नो अनसर्टेनिटी, देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन, रिगार्डिंग कंसिडरेशन यानी कि कितना पैसा मिलेगा उससे रिलेटेड कोई भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, और उसके कलेक्शन को लेकर भी कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। ये था पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या था, प्रॉपर्टी इन गुड्स शुड बी ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल बी ट्रांसफर्ड, property in goods have been transferred to the buyer, property in goods have been transferred यानी कि ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, have been transferred to the buyer, property in goods have been transferred to the buyer। ये 2 कंडीशन फुलफिल होगा तो ही कंपनी जो है अपने बुक में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगी एज पर AS 9। अब ये ज्ञान दे दिया और दूसरे पैरा में क्या करना है, दूसरे पैरा में वही जो क्वेश्चन दिया उसी का एनालिसिस जो है घुमा फिरा के लिख देना। तो इन द गिवन केस
उसके बाद फिर तीसरे पैरा में हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन डाल देंगे। तो दूसरे पैरा में क्या करेंगे, कंपनी के बारे में लिखते हैं। इन द गिवन केस GH मैन्युफैक्चरर्स शिफ्ट द टेलीविजन्स, टेलीविज़न को क्या किया, शिफ्ट किया, यानी कि शिप पे लोड किया। शिफ्ट द टेलीविज़न एंड these televisions will be received by buyer after 1 month। ये टेलीविज़न रिसीव कब करेगा बायर, आफ्टर 1 मंथ एंड, और जो लीगल टाइटल है उसका, यानी कि लीगल ऑनरशिप है, एंड दी लीगल टाइटल ऑफ गुड्स, यानी कि टेलीविजन्स, लीगल टाइटल ऑफ टेलीविजन्स will also passes to the customer after 1 month, यानी कि 1 महीना के बाद ही लीगल टाइटल भी पास होगा उसको। तो यानी कि वो अब जो है GH मैन्युफैक्चरर कब रिकॉर्ड करेगा रेवेन्यू, वो कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे। हेंस from the above discussion we can conclude that GH manufacturers will record revenue after 1 month when legal title passes to the customer। जब लीगल टाइटल पास हो जाएगा कस्टमर को, उसके बाद GH मैन्युफैक्चरर क्या करेगी, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगी। तब जाके ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा कि नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन वाला, और दूसरा क्या था, प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि ऑनरशिप इन गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू बायर। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तभी जो है रिकॉर्ड करेगी कंपनी अपने बुक्स में रिवेन्यू को। तो ये था एक सॉल्यूशन प्यारा सा जो हमने लिख के इसीलिए किया ताकि आप लोगों का भी प्रैक्टिस हो जाए, कैसे लिखना है नहीं लिखना है इसको लेके। ये रहा अब हमारा प्यारा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 7। दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेघना लिमिटेड इज प्रोवाइडेड। अच्छा, मेघना लिमिटेड का ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ। गुड्स ऑफ 60,000 वर सोल्ड ऑन 20 मार्च 2002 but at the request of the buyer these were delivered on 10th April 2002। तो इस केस में बताओ रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा। यहाँ लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द अकाउंटेंट ऑफ मेघना लिमिटेड विथ वैलिड रीजन द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द अबव केस इन द कंटेक्स्ट ऑफ AS 9। तो यहाँ पे देखो गुड्स कब बेचा, 20 मार्च को, और बायर के रिक्वेस्ट पर डिलीवरी हुआ है 10 अप्रैल को। तो मैंने पहले ही आपको जो है यहाँ पे देखो बताया था, ये दो कंडीशन है कि नो अनसर्टेनिटी वाला पहला कंडीशन, दूसरा क्या था, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू बायर, लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ट्रांसफ़र का जो है 2 तरीका से हो सकता है। एक तो पहले क्या किए, डिलीवरी कर दिए हैं गुड्स का एलोंग विथ रिस्क एंड रिवार्ड, तो उसको माना जाएगा कि ट्रांसफ़र हो गया। और दूसरा क्या, बाय डिलेड डिलीवरी टू कस्टमर, यानी कि डिले किए हैं डिलीवरी में, एट हिज रिक्वेस्ट, उसी के रिक्वेस्ट पे, बट रिस्क एंड रिवार्ड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू बायर, लेकिन रिस्क एंड रिवार्ड क्या ट्रांसफ़र हो गया बायर को, तो उस केस में भी माना जाएगा कि गुड्स जो है ट्रांसफ़र हो गया है। तो यहाँ पे देखो कस्टमर के ही रिक्वेस्ट पर जो है क्या किए हम लोग, डिलेड डिलीवरी किए हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे, 20 मार्च को ये मान लिया जाएगा कि गुड्स जो है 20 मार्च को ही ट्रांसफ़र हो चुका है, यानी कि उसका ऑनरशिप भी 20 मार्च को ही ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस केस में रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे, 20 मार्च 2002। रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये मान लिया जाएगा
कि जो कि बायर के रिक्वेस्ट पर डिलेड डिलीवरी हुआ है, इसीलिए ये माना जाएगा कि 20 मार्च को ही ओनरशिप जो है यानी कि लीगल टाइटल भी पास हो गया था। और लिखने का तरीका मैंने बता ही दिया, 1 से 2 लाइन में इसको लिखेंगे, ज़्यादा कंक्लूजन एनालिसिस वगैरह करने का ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये क्वेश्चन जो है 4 है और 5 नंबर में अगर पूछेगा तो 2-2 लाइन सबके बारे में लिख देना। और ये 2 नंबर में क्या कह रहा, ऑन 15 Jan 2002 गुड्स ऑफ 1,50,000 वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पर भेजा 15 जनवरी 2002 को 1.5 लाख का गुड्स कंसाइनमेंट बेसिस पर, जिसमें से 20% गुड्स जो है अनसोल्ड है, अभी तक बिका नहीं है, और वो किसके पास है, कंसाइनी के पास है, यानी कि अभी एजेंट के पास है 31 मार्च तक। तो कितना का रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा भाई, तो कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ 80% का रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी, कंपनी सिर्फ और सिर्फ 80% का रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि जितना गुड्स बिकेगा उतना का ही रिवेन्यू जो है कंसाइनमेंट के केस में प्रिंसिपल जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। अब 3 नंबर में, अच्छा ये समझ गए ना, 80% कितना होगा, 1,20,000, 1.5 लाख का 80% 1,20,000 और इतना का ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी। अब आते हैं 3 नंबर पे, 1,20,000 वर्थ ऑफ गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1 December 2001, द पीरियड ऑफ अप्रूवल वॉज 3 month, यानी कि 3 महीना के अंदर जो है सामने वाला अप्रूव कर देगा कि गुड्स बिका। अगर सामने वाला अप्रूव नहीं कर रहा कि गुड्स बिका या नहीं बिका, नहीं बता रहा, तो 3 महीना बाद ये मान लिया जाएगा कि गुड्स जो है वो बिक गया है। आफ्टर विच दे वर कंसिडर टू बी सोल्ड, बायर ने अप्रूवल भेज दिया 75% गुड्स के लिए अप टू 31 Jan 2002, 31 जनवरी तक जो है बायर ने बोल दिया कि 75% गुड्स बिक चुका है, और नो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रिसीव्ड फॉर द रिमेनिंग गुड्स टिल 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2002 तक के लिए जो उसने कुछ भी नहीं बोला, 25% गुड्स के लिए वो इतना तारीख तक कुछ भी नहीं बोला। ये सेम एग्जांपल मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था। तो वो अगर कुछ नहीं बोला है तो 75% का तो अप्रूवल मिल ही गया है। अगर वो 31 मार्च तक कुछ भी नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% गुड्स भी बिक चुका है। इसमें क्या मान लिया जाएगा कि 25% गुड्स भी बिक गया है। तो ओवरऑल 100% गुड्स जो है 31 मार्च 2002 तक बिक गया, यानी कि पूरा 1,20,000 का गुड्स जो है 31 मार्च 2002 तक बिक चुका है। ये सेम एग्जांपल मैंने आपको पिछला वन शॉट वीडियो जो बनाया था उसमें दिया था और अच्छे से समझाया भी था। तो चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबव द कंपनी हैज मेड कैश सेल्स ऑफ 7,80,000 ग्रॉस। अच्छा, कंपनी ने 7,80,000 का ग्रॉस सेल किया और ट्रेड डिस्काउंट दिया 5% वाज अलाउड ऑन द कैश सेल। अच्छा, तो रिवेन्यू जब भी रिकॉग्नाइज होगा वो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके ही होगा, ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा, 7,80,000 में से माइनस कर दो 5%, यानी कि 7,41,000 रुपये जो है यहाँ पे रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ। क्योंकि रिवेन्यू हमेशा हमेशा ध्यान से सुनो भाई, ट्रेड डिस्काउंट या फिर उसको वॉल्यूम डिस्काउंट भी कहा जाता है, उसको लेस करके ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। कैश डिस्काउंट को कभी भी माइनस नहीं करेंगे। तो ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छे से बन गया। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाकर देखते हैं, और ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे एबी लिमिटेड जो है एक कंपनी है जो मशीनरी वगैरह बेचती है। एबी लिमिटेड जो है रेफ्रिजरेटर भी बेचती है। ये एक छोटा सा क्या रेफ्रिजरेटर है, छोटा सा क्या हमारा रेफ्रिजरेटर है, और ये एबी लिमिटेड बेच रही है। अच्छा, ये छोटा सा रेफ्रिजरेटर जो है इसका डेली का हज़ारों कस्टमर लेके जाता है इसके गोडाउन से, इसके दुकान से जो हज़ारों कस्टमर लेके जाता है। इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, यानी कस्टमर जाएगा बस रखेगा और प्लग इन करेगा घर पे और ये एसी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है। और दूसरा केस में क्या, ये एक बहुत हैवी मशीनरी बेच रही है। मान लो बहुत हैवी मशीनरी में मैं कहूँ तो जैसे मॉल वॉल गए होगे तो उसके नीचे में देखे होगे कि एक बहुत बड़ा जनरेटर लगा हुआ होता है, बहुत बड़ा जनरेटर लगा हुआ होता है जिससे पूरे मॉल में जो है बिजली सप्लाई होता है। तो ये बड़ा मशीनरी होता है। इसके इंस्टॉलेशन में जो है थोड़ा टाइम लगता है, और इसका इंस्टॉलेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा। इसका इंस्टॉलेशन क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और इंजीनियर वगैरह को बुला के जो है इंस्टॉलेशन करवाया जाता है।
तो पहले वाले केस में जहाँ पे इंस्टॉलेशन एकदम इजी था, उस केस में जो है सेल मान लिया जाएगा जब AB लिमिटेड के दुकान से ये गुड्स निकल गया, तो उस केस में क्या मान लिया जाएगा कि गुड्स जो है सेल हो गया, भले ही वो अभी कस्टमर के घर पे इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हैवी मशीनरी की बात आएगी जिसका इंस्टॉलेशन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उस केस में गुड्स सोल्ड तभी माना जाएगा जब ये वाला जो सामान है, ये वाला जो जैसे बड़ा सा जनरेटर था, जब तक के मॉल में इंस्टॉल ना हो जाए तब तक नहीं माना जाएगा कि गुड्स सोल्ड हुआ है। एक बार इंस्टॉल हो जाएगा मॉल में तो ये माना जाएगा कि ये गुड्स जो है सोल्ड हुआ है, और तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसी से रिलेटेड 8वां क्वेश्चन है, चलिए करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2001, KY Enterprises has entered into the following transaction. On 31 March 2001, KY supplied 2 machines to its customer ST. Both machines were accepted by ST on 31 March 2001. 31 मार्च 2001 को दोनों मशीन जो है ST ने एक्सेप्ट कर लिया। भाई यहाँ पे ध्यान दो, एक्सेप्ट कर लिया ST ने 31 मार्च 2001 को। मशीन 1 was a machine that was routinely supplied by KY to many customers, and installation process was very simple. Machine 1 was installed on 2nd April 2001 by ST employees. Machine 2, being more specialized in nature, requires an installation process which is more complicated, requiring significant assistance from KY. Machine 2 was installed between 2 and 5th April. Details of cost and sale prices are as follow. सेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन फी यानी कि सर्विस चार्ज वगैरह ये सब दिया हुआ। तो मैंने जो अभी ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि बड़ा मशीन हो तो जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, और छोटा मशीन इंस्टॉल हो या ना हो उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत इजी होता है, इसीलिए उसको जो है इंस्टॉलेशन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो बड़ा मशीन जो है 5 अप्रैल 2001 को उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, क्योंकि इसी दिन जो है क्या होगा इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो है ये बात कह दिया है कि बोथ ऑफ द मशीन्स वर एक्सेप्टेड बाय ST ऑन 31 मार्च 2001। ST ने दोनों मशीन को 31 मार्च 2001 के दिन जो है एक्सेप्ट कर लिया। जब ST ने एक्सेप्ट ही कर लिया भाई तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो भाई सिंस ST ने जो है दोनों मशीन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी बताया था कि मशीन अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसके इंस्टॉलेशन के बाद ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, मशीन अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है, छोटा है, तो उससे इंस्टॉलेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मशीन जो है एक्सेप्ट कर लिया ST। एक्सेप्ट नहीं करता तो उस केस में जो है यहाँ पे हम लोग बड़ा वाले मशीन का रेवेन्यू 5 अप्रैल को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो चलो इसको जो है हम लोग लिख कर जो है अच्छे से करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है सेल का भी कंडीशन डालना कि सेल को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, और चूंकि ये इंस्टॉलेशन फी सर्विस चार्ज है, सर्विस वाले का भी क्या करना हम लोग को डाल के चलना है कंडीशन कि कब ये फुलफिल हो जाएगा तो कब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 8। तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे व्हेनेवर गुड्स आर sold to the customer, revenue will be recognized when following conditions fulfilled. तो इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड क्या दो कंडीशन, देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, एंड प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, यानी कि ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगा जिस दिन, उस दिन जो है क्या होगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा और रेवेन्यू को हम लोग रिकॉग्नाइज कर देंगे। उसी तरीका से इन केस ऑफ सर्विस दो कंडीशन क्या, देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी, यानी कि ये वाला कंडीशन तो सब में चेप देना। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या, सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, आपने सर्विस दे दिया, यानी कि जिस दिन आपका कंप्लीट सर्विस हो जाएगा उस दिन रिकॉग्नाइज करो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस। तो इन द गिवन केस KY एंटरप्राइजेस सप्लाई 2 मशीन्स
to ST and these machines were accepted by ST on 31st March 2001. However, इंस्टॉलेशन जो है सेकेंड मशीन का वो कंप्लीट हुआ 5 अप्रैल को. सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट रेवेन्यू फ्रॉम दीज टू मशीन्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31st मार्च. क्योंकि 31st मार्च को ST ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, प्रॉपर्टी इन गुड्स भी पास हो गया और पहला कंडीशन भी फुलफिल हो गया. इसीलिए रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ टू मशीन, दो मशीन को बेचकर जो भी पैसा आया उसका रेवेन्यू जो है 31st मार्च को ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे. और जो इंस्टॉलेशन फ़ी है 10,000 का वो रिकॉग्नाइज होगा एज रेवेन्यू ऑन 5th अप्रैल. क्यों 5th अप्रैल को क्यों होगा? व्हेन सर्विस विल बी कंप्लीटेड. क्योंकि 5th अप्रैल को ही कंप्लीटेड सर्विस मिला है, पूरा मशीन इंस्टॉल हो गया है. तो 5th अप्रैल को ही जो है दूसरा वाला कंडीशन जो है सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड ये फुलफिल हुआ. इसीलिए 5th अप्रैल को ये सर्विस रिकॉर्ड होगा और 31st मार्च को रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ दिस टू मशीन जो है वो रिकॉर्ड होगा. तो इसी के साथ हमारा जो है ICAI का AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया है. वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.